जय हिंद साथियों, टीचर प्राइम एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज भी हम लेकर आ गए हैं 30 क्वेश्चन जो यूपी टेट 2018 में पूछे गए थे। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें दे रहा है कि यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दिया जाए तब इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्या बोला जा रहा है कि कोई घन है, इसकी भुजा को दो गुना कर दिया जाता है तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उसमें कितनी वृद्धि होगी। तो जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है घन के लिए उसका फार्मूला होता है यस इजकल टू क्या होगा, यस इजकल टू होता है 6a² होता है। क्या होगा, 6a² होगा। अब यहाँ पर क्या किया गया है, भुजा को डबल कर दिया गया है, भुजा को डबल कर दिया गया है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर इसको डबल किया जाए तो जो बाद में सरफेस आएगा, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा 6। और यहाँ पर क्या हुआ, ए के स्थान पर हम लिखेंगे 2a, ये क्या हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर कर देंगे। तो जब 2a का होल स्क्वायर करेंगे तो 6 तो रहेगा ही, और यहाँ पर हो जाएगा ये 4a² होगा। क्या होगा, ये 4a² होगा। अब अगर देखा जाए कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई है तो सबसे पहले तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा वृद्धि कितनी हुई है। तो जो डेल्टा यस का मान है वो कितना हो गया है, इसमें से हम लोग ये वाला घटा देंगे, यानी जो अंतिम सरफेस एरिया मिला है उसमें से जो प्रारंभिक सरफेस एरिया होगा उसको घटा देंगे। तो कितना आएगा, ये कितना हुआ 6a² था, और ये वाला कितना है 6 × 4a² है। तो अगर इसको घटाया जाए तो कितना होगा, 6 इसमें भी है इसमें भी है, तो इसको अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 6 × इसमें से अगर हम लोग a² को घटाते हैं तो कितना बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा फिर 3a² होगा। ये कितना होगा 3a² होगा। अब इसको अगर परसेंटेज में चेंज करना हो, अगर इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करेंगे, यस से भाग कर देंगे और क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। दोनों साइड में क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, यहाँ पर हम लोग 100 से गुणा कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी जो यस का मान है 6a², इससे डिवाइड करके और क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, परसेंटेज में बदल जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग 6 को काटेंगे, 6 को अगर काटा जाए कितना आएगा, 6 से 6 कट जाएगा, फिर उसके बाद से a² से a² कट जाएगा। अब अगर 3 का गुणा 100 में कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300%। कितना होगा, ये 300% होगा, 300% हो गया। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें सी ऑप्शन सही होगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि a/3 = b/2 = c/1 हो तो a + b + 2c/b का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इन तीनों को, चूंकि तीनों बराबर हैं तो किसी एक संख्या के बराबर होंगे। ये क्या होंगे, तीनों अगर बराबर हैं तो किसी एक संख्या के बराबर होंगे। तो संख्या मान लेते हैं k है, यानी a/3 = b/2 = c/1 = क्या मान लेंगे, इसको मान लेते हैं k है। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या मिलेगी, a की वैल्यू मिलेगी 3k। अगर इसको और इसको हम लोग बराबर करें तो a का मान क्या होगा 3k होगा। उसके बाद से b का मान क्या होगा, b का मान हो जाएगा 2k, b का मान क्या होगा 2k होगा, 2 उधर जाएगा तो क्या बनेगा, ये 2k बनेगा। उसके बाद से जो c का मान है वह कितना हो जाएगा, c का मान होगा 1 होगा। यहाँ से 1 अगर उधर जाएगा तो क्या होगा, c = हो जाएगा k, c का मान क्या होगा k होगा। अगर इन सभी मानों को इसमें रख दें तो क्या मिलने वाला है, a के स्थान पर मिलने वाला है 3k, a के स्थान पर क्या होगा 3k होगा, b के स्थान पर क्या होगा 2k होगा। उसके बाद से 2c, तो यहाँ पर 2 तो रहेगा ही, और c का मान क्या है, c का मान है k, तो लिख देंगे k अपान में b है, और b का मान कितना है, b का मान है 2k, b का मान कितना है 2k है। अब इन सभी को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना होगा, 2 2 4 हो गया, 4 3 7, कितना हो जाएगा, ये 7k होगा, और नीचे क्या होगा 2k होगा, नीचे क्या होगा 2k होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जब k से k को काटेंगे, जब k से k को काटेंगे तो क्या बचेगा 7/2 बचेगा। अब 7 को अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो कितना होगा, ये हो जाएगा 3.5 होगा। 7 को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो कितना आएगा 3.5 होगा, यानी ऑप्शन ए सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए
जिसके लिए समीकरण x माइनस के वाई इजक्वल टू 2, अगला समीकरण है 3x प्लस 2y इजक्वल टू माइनस 5 का अद्वितीय हल हो। अद्वितीय हल के लिए शर्त क्या होता है, कंडीशन क्या होता है, वो हम लोग को याद करना पड़ेगा। तो हम लोग पढ़े थे 10th क्लास में कि अद्वितीय अगर हल प्राप्त करना है तो a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होना चाहिए, इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होना चाहिए। इस समीकरण से देखा जाए तो यह a1 हो गया, यह b1 हो गया और ये c1 हो गया। इसमें क्या होगा, यह a2 होगा, यह b2 होगा और यह c2 होगा। तो a1 का मान कितना है, a1 का मान है 1, a1 का मान कितना है 1 है। फिर a2 का मान कितना है, a2 का मान है 3, a2 का मान कितना है 3 है। फिर इसके दूसरे साइड में हम लोग देखेंगे b1 का मान कितना है, b1 का मान है माइनस के, b1 का मान कितना है माइनस के है। और b2 का मान कितना है, b2 का मान है 2, b2 का मान है 2। तो ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से अगर हम लोग 2 को इस साइड में भेजें और माइनस को भी अगर इधर भेजा जाए तो k इक्वल टू क्या मिलेगा, k इक्वल टू हो जाएगा -3/2। हाँ, यहाँ पर k नॉट इक्वल टू -3/2 होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, इसमें हाँ एक चीज़ उल्टा हो गया इसमें। जब हम लोग साइड चेंज किए हैं तो 2 ऊपर जाना चाहिए, गलती से लिख दिए हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 जब इधर साइड चेंज करेगा तो इधर नीचे है, इधर जाएगा तो ऊपर होगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 अपान, ये क्या होगा -2/3 होगा। कितना होना चाहिए, -2/3 होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, सी उतना समय लेता है जितने में ए और बी मिलकर करते हैं, बी और सी मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर हम लोग को टोटल वर्क देखना है, टोटल वर्क, तो क्या करेंगे 6 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। यानी जो टोटल वर्क होगा, टोटल वर्क वो कितने के बराबर होगा, 6 और 8 का एलसीएम अगर निकाला जाए तो कितना होता है 24 होगा। कितना होगा, ये 24 होगा। यानी जो टोटल वर्क है उसको मान लेते हैं कितना है 24 है। अब हम लोग क्या करेंगे, ए और बी की एफिशिएंसी निकालेंगे, उनकी दक्षता निकालेंगे, कार्य क्षमता निकालेंगे। तो इसके लिए अगर 6 से डिवाइड किया जाए, सबसे पहले हम लोग किसके लिए देख रहे हैं, ए के लिए देख रहे हैं। तो जो ए की एफिशिएंसी है वो कितनी होगी, अगर 6 से डिवाइड किया जाए 24 को तो कितना आता है 4 आएगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है 4 है। और फिर अगर हम लोग 8 से डिवाइड करें 24 को तो बी की एफिशिएंसी निकलेगी, और ये किसके बराबर होगा, 8 3 के 24 यानी 3 होगा। इतना हो गया। उसके बाद से कह रहा है सी उतना समय लेता है जितने में ए और बी मिलकर करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग को यह देखना पड़ेगा कि ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, उतना ही टाइम सी भी लेगा। तो क्या किया जाए, अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो ए और बी मिलकर कितना दिन में काम करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, ए और बी को एक साथ निकालना है। तो सबसे पहले जो टोटल वर्क है वह 24 है, टोटल वर्क कितना है 24 है। और इसमें ए और बी दोनों मिल के काम करते हैं तो दोनों की एफिशिएंसी को जोड़कर हम लोग डिवाइड करेंगे। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, एक की 4 है, एक की कितनी है 4 है, और दूसरे की है 3, दूसरे की कितनी है 3 है। तो अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 बटा कितना होगा 7 होगा। यानी ए और बी कितने दिन में काम पूरा करेंगे, 24 बटा 7 दिन में। तो यही कार्य सी का भी होगा, यानी जो सी होगा वह भी कितने दिन में पूरा करेगा, वह भी 24 बटा 7 दिन में ही पूरा करेगा। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि बी और सी मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। अब क्या करना है, हम लोग को देखना है कि बी और सी अगर मिलते हैं तो काम कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसके लिए हम लोग को क्या करेंगे, सी की जो एफिशिएंसी होगी वो हो जाएगी 24 में इससे भाग करना पड़ेगा। 24 में क्या करना है, 24 बटा 7 से भाग करेंगे, ये कितना आएगा, ये हो जाएगा 7। कितना होगा, ये 7 होगा। इसका मतलब जो सी की एफिशिएंसी है वो कितनी हो जाएगी 7 होगी।
अब इसमें कह रहा है कि बी और सी मिलकर कितने दिन में कार्य को पूरा करेंगे। तो बी और सी के लिए देखना है कितने दिन में कार्य पूरा कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, 24 को डिवाइड करेंगे इनकी इफिशियंसी के योगफल से। बी का कितना है, बी का है 3, बी का 3 है और सी का कितना है 7 है। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 24, 24 बट्टा हो जाएगा 10। कितना होगा, 24 बट्टा 10 होगा। अब अगर हम लोग 2 से डिवाइड करें दोनों को तो ये हो जाएगा 12 और नीचे वाला हो जाएगा 5। नीचे वाला कितना होगा, 5 होगा। अब इसको अगर हम लोग ऑप्शन के रूप में, यानी अगर हम लोग सम भिन्न के रूप में इसको व्यक्त करना चाहें तो कितनी बार में जाएगा, ये 5 दूना 10 हो जाएगा। कितना बचा, ऊपर 2 बचा और नीचे हो जाएगा 5, यानी 2 सही 2 बटा 5 दिन में कार्य पूरा करेगा। हो गया क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक परीक्षा में 30 छात्रों के प्राप्तांकों का माध्य 58.5 था। 30 छात्र हैं और उनके प्राप्तांकों का माध्य कितना है, 58.5 है। यानी जो सम होगा, इन सब का सम होगा वह कितना होगा, ये होना चाहिए 30 गुणे 58.5 के बराबर होगा। इतना तो पता ही होगा कि जो x बार होता है वो किसके बराबर होता है, तो सिग्मा x अपान n के बराबर होता है। किसके बराबर होगा, सिग्मा x अपान n के बराबर होता है। अब यहाँ से अगर हम लोग को सभी पदों का योगफल निकालना हो तो सिग्मा x इक्वल टू क्या होगा, हो जाएगा n इंटू हो जाएगा x बार। यानी जो नंबर हैं, यानी जितने भी आंकड़े हैं उसमें क्या करेंगे, जो माध्य होता है उसमें अगर हम लोग गुणा कर देते हैं, आंकड़ों की संख्या में अगर माध्य से गुणा कर दिया जाए तो हम लोग को जितना भी आंकड़े हैं उनका योगफल प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर योगफल कितना होगा, 30 गुणे, यहाँ पर 30 क्या है, n का मान है, और जो 58.5 है वह x बार का मान है, यानी जो औसत है माध्य है उसका मान है। अगर इन दोनों का गुणा कर दिया जाए, सबसे पहले तो अगर हम लोग इस 0 से गुणा कर दें, यानी 10 से गुणा कर दें, 0 का मतलब क्या हुआ, 3 गुणे 10 है, तो 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव तो खत्म हो जाएगा। अब बचा है कितना है, ये 585 बचा है। 585 को हम लोग 3 से गुणा कर देंगे तो 5 और 3 का गुणा करेंगे 15 होगा, 8 और 3 का गुणा करेंगे 24, 24 से 1 हो जाएगा 25। उसके बाद से फिर 5 और 3 का गुणा करेंगे 15 और जो हासिल बचा था वो हो जाएगा 17, यानी 1755 होगा। यानी इतना योगफल तो होना चाहिए। लेकिन इसमें कह रहा है कि त्रुटिवश एक छात्र का प्राप्तांक 75 के स्थान पर 57 अंकित हो गया था। 75 के स्थान पर क्या हो गया था, 57 अंकित हो गया था। सही माध्य ज्ञात कीजिए। तो अगर सही माध्य ज्ञात करना है तो जो त्रुटियां हुई है उसको सुधारना पड़ेगा। तो इस बार जो योगफल होगा, जो सम होगा, वह किसके बराबर होगा, तो करना क्या है, इसमें बोल रहा है कि 75 के स्थान पर 57 अंकित हो गया था, यानी 57 को हटाना है, उसके जगह पर 75 रखना है। क्या करेंगे, तो जो 1700 कितना है, 1700 जो 55 है उसमें से क्या करेंगे, क्या करना है, 57 को घटा देना है और 75 को जोड़ देना है। 75 के स्थान पर क्या हो गया था, 57 लिख दिए थे, तो क्या करेंगे, 57 को घटा देंगे और 75 को जोड़ देंगे। तो अगर 75 को जोड़ा जाए 1755 में तो कितना होगा, 5 और 5 हो जाएगा 10, फिर 5 और 7 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये 12 होगा, 12 और 12 कितना होगा, 13 होगा। ये कितना हो जाएगा, 12 1 13 होगा। यहाँ पर हो गया 13, 13 का 3 लिखेंगे। उसके बाद से 17 और एक जो हासिल बचा था वो हो जाएगा 18, यानी 1830 हो गया। उसके बाद से फिर अब क्या करना है, इसमें से 57 घटाना है। क्या करना है, 57 को घटाना है। तो अगर इसमें से 57 घटा दिया जाए कितना बचेगा, 10 में से 7 घटाएंगे 3 होगा। उसके बाद से फिर यहाँ पर बचा है 12, 12 में से अगर 5 घटाया जाए तो कितना हो जाएगा, ये 7 होगा। कितना होगा, ये 7 होगा। उसके बाद से यहाँ पर जो 18 है वो हासिल दे दिया था, तो कितना बचेगा, ये 1773 बचेगा। यानी जो सम है, जो योगफल है वह 1773 के बराबर हो गया। अब अगर हम लोग को नया माध्य ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, n से डिवाइड करेंगे। यानी जो अगर नया माध्य ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, जो 1773 है उसको डिवाइड करेंगे n से। n का मान कितना है, 30 है। n का मान कितना है, 30 है।
अब अगर हम लोग 3 से डिवाइड करें, अगर 3 से डिवाइड करें ऊपर वाले को, तो हो जाएगा ये 3 पचे 15 होगा, 3 पचे 15, यहाँ पर हो गया 2 बचा है तो 27 हो गया, 3 नवा 27 होगा, फिर 3 एकम 3, लेकिन नीचे भी 10 भी था, तो अगर 10 से फिर से हम लोग डिवाइड करें तो एक अंक बाद यहाँ पर दशमलव लगेगा, यानी 59.1 होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि बिंदुओं 3, 5, 6, वाई एवं -3, 4 का केंद्रक x, y हो तो x एवं y का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है? x एवं y का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अगर हम जानते हैं कि जो केंद्रक का फार्मूला होता है किसी भी त्रिभुज में, अगर तीनों शीर्ष दिए गए हों तो जो केंद्रक होता है उसके लिए क्या होता है कि x बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान में हो जाएगा 3। और फिर अगर हम लोग y का मान निकालें तो y बराबर क्या होगा? y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान हो जाएगा 3। इतना हो गया। x1 का मान कितना है? x1 का मान है 3, x1 का मान कितना है? 3 है। फिर x2 का मान कितना है? 6 है। फिर x3 का मान कितना है? x3 का मान है -3 अपान में है 3, तो कितना होगा? कितना हो जाएगा? 3 और 6 को जोड़ेंगे 9 होगा, 9 में से अगर 3 घटा दिया जाए तो फिर वापस 6 मिलेगा। 6 को डिवाइड कर देंगे 3 से, 6 को डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2, यानी x का मान तो हो गया 2। अब ज्ञात करना है y का मान। y का मान ज्ञात करना है तो y1 का मान यहाँ पर कितना है? 5 है। y1 का मान कितना है? 5 है। y2 का मान कितना है? y2 का मान है y2 का मान कितना है? y है। और फिर y3 का मान कितना है? y3 का मान है 4। y3 का मान कितना है? 4, और बट्टा में हो गया ये 3, और बराबर है यहाँ पर y। अब इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो y बराबर मिलेगा 5 और 4 9 होगा, 9 प्लस y अपान में होगा 3। यहाँ से y का मान अगर ज्ञात करना है तो 3 को इधर भेजेंगे, यानी 3y बराबर मिलेगा 9 प्लस y। 3y बराबर कितना होगा? 9 प्लस y होगा। अब यहाँ से अगर हम लोग y का मान निकालना चाहें तो y को इस साइड में भेजना पड़ेगा, तो y जब इधर आएगा तो कितना होगा? ये हो जाएगा 2y। 2y बराबर कितना होगा? 9 होगा। 2y बराबर 9 होगा। अब यहाँ से अगर हम लोग y का मान निकालें तो ये हो जाएगा 9/2, यानी x का मान होगा 2 और y का मान होगा 9/2। किस ऑप्शन में है? बी वाले ऑप्शन में है। x बराबर 2 है, y बराबर 9/2 है। हो गया क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस x - 6 का एक गुणनखंड x + 2 है और x - 2 से भाग करने पर शेषफल 4 प्राप्त होता है। a और b का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है इसमें? a और b का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी x + 2 जैसे यहाँ पर है, अगर ये इसका गुणनखंड है तो क्या होगा? x बराबर -2 रखने पर इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। ये हम लोग पढ़े हैं गुणनखंड प्रमेय में। गुणनखंड प्रमेय में हम लोग क्या पढ़े थे कि यदि x - a px का गुणनखंड है तो क्या होना चाहिए? तब यहाँ पर जो p - a है उसकी वैल्यू होनी चाहिए 0, इतना होना चाहिए। तो यहाँ पर भी क्या बोल रहा है कि जो x + 2 है वो क्या है? हाँ, यहाँ पर माइनस की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर -a है, तो यहाँ पर हम लोग +a ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? +a लिखेंगे। अगर +a होता तो यहाँ पर क्या लिखते? -a लिखते। तो यहाँ पर चूंकि x + 2 है तो x के स्थान पर क्या रखना है? x के स्थान पर रखना है -2, यानी a × -2 का क्यूब प्लस b × -2 का स्क्वायर प्लस -2 - 6 = होना चाहिए 0। जहाँ जहाँ पर x था वहाँ वहाँ पर क्या लिखा गया है? -2 लिखा गया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग -2 का क्यूब करें कितना होगा? ये 8 होगा, वो भी निगेटिव में होगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा -8a होगा। फिर यहाँ पर अगर हम लोग -2 का स्क्वायर करें तब ये कितना होगा?
ये हो जाएगा 4 और 4 का गुणा कर देंगे b में तो ये हो जाएगा 4b। कितना होगा ये 4b होगा। यहाँ पर -2 है और यहाँ पर -6 है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये -8 बराबर 0। ये कितना होगा -8 बराबर हो जाएगा 0। इसको हम लोग बना देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। इसको क्या करेंगे फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे। उसके बाद से एक बात और बोल रहा है कि x -2 से भाग करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा 4 प्राप्त होता है। तो अगर शेषफल भी प्राप्त करना है तो क्या करते हैं, यहाँ पर अगर x -2 है तो x के स्थान पर रख देंगे +2। क्या होगा, तो जो बहुपद दिया है उसमें हम लोग लिख सकते हैं a × 2 का होल क्यूब होगा। क्या होगा यहाँ पर 2 का होल क्यूब होगा, प्लस यहाँ पर b × 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर हो गया। फिर प्लस यहाँ पर x के स्थान पर रखेंगे 2 और यहाँ पर -6 इक्वल टू, इस बार 0 नहीं आएगा। अगर गुणनखंड होता तो 0 आता, लेकिन इसमें बोल रहा है कि x -2 से डिवाइड करने पर शेषफल आ रहा है 4, तो यहाँ पर 0 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। ये किस प्रमेय से लग रहा है, शेषफल प्रमेय से, रिमाइंडर थ्योरम से। रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है कि रिमाइंडर थ्योरम में यह हम लोग देखे थे कि यदि किसी बहुपद को x - a से डिवाइड किया जाए, बहुपद क्या है px है, अगर इस बहुपद को x - a से डिवाइड किया जाए तो जो रिमाइंडर होता है वो किसके बराबर होता है, तो होता है pa के बराबर। किसके बराबर होगा, pa के बराबर होगा। तो यहाँ पर भी जब हम लोग pa रख रहे हैं, यानी जहाँ पर भी x है वहाँ पर अगर हम लोग 2 रख रहे हैं तो क्या होगा, रिमाइंडर प्राप्त होगा। लेकिन क्वेश्चन में रिमाइंडर का मान कितना दे दिया है, 4 दिया है। तो अगर 2 का क्यूब किया जाए तो यहाँ पर हो जाएगा ये कितना होगा, ये 8a होगा। फिर यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तब कितना होगा, तब ये हो जाएगा 2b। कितना होगा ये 2b होगा। हाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये 4 होगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ये 4। यहाँ पर क्या लिखना है 4 और ये हो जाएगा b। 2 और -6 को अगर हम लोग जोड़ दें कितना आएगा, -4 होगा। और इस 4 को भी अगर इधर लेकर आएंगे तो -4 और -4 ये हो जाएगा -8 इक्वल टू 0। इसको बना देते हैं सेकेंड इक्वेशन। इसको क्या करेंगे हम लोग सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। यानी a वाले या b वाले किसी एक पद को विलुप्त करना होगा। तो अगर हम लोग a वाले पद को विलुप्त करने की कोशिश करें तो दोनों समीकरणों को जोड़ देना चाहिए। क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 दोनों को ही हम लोग जोड़ेंगे। पहले और दूसरे समीकरण को जोड़ दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा, -8a और +8a, ये हो जाएगा 0। फिर +4b और +4b कितना होगा, ये हो जाएगा 8b। कितना होगा 8b होगा। फिर -8 यहाँ पर है और -8 यहाँ पर है, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना होगा, ये हो जाएगा -16 बराबर होगा 0, या 8b इक्वल टू हो जाएगा 16, या b इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग 2। 8 से डिवाइड करेंगे 16 को तो कितना होगा, ये 2 होगा। b का मान निकल गया। b का अगर मान मिल गया तो इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख के a का मान भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा -8a। अगर हम लोग b के मान को इसमें रखें तो क्या मिलेगा, -8a प्लस 4 इंटू b का मान कितना है 2 है, b का मान है 2, -8 इक्वल टू होगा 0। तो यहाँ से -8a प्लस 4 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। 8 में से 8 घटेगा 0 होगा। तो यहाँ पर 0 बचा इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग के पास क्या मिल रहा है कि -8a इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 होगा। a इक्वल टू कितना होगा 0 होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, a की वैल्यू है 0 और b की वैल्यू है 2। ऑप्शन ए सही है, पहला वाला ऑप्शन सही है इसमें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक अनवसानी किंतु आवर्ती दशमलव संख्या निम्नलिखित में से होती है। इसमें क्या बोल रहा है कि अनवसानी है और आवर्ती भी है। तो हम लोग जानते हैं कि जो अनवसानी और अनावर्ती होते हैं वो भी परिमेय होते हैं, और जो अनवसानी आवर्ती होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी परिमेय होते हैं। अगर इस टाइप का कोई डेसिमल है यानी 0.25 है, ये भी रेशनल होता है, ये भी क्या होगा, ये भी परिमेय होगा। और जो
इस टाइप के होते हैं, यानी 0.333 बार बार इसमें रिपीट होता रहता है, इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल बोलते हैं इसको। तो ये भी क्या होता है, यह भी परिमेय होता है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक अनवसानी किंतु आवर्ती दशमलव संख्या निम्नलिखित में से होती है, क्या होगा, तो परिमेय ही होगा। ये क्या होगा, परिमेय होगा। आवर्ती रहेगा तभी परिमेय होगा, अनावर्ती रहेगा तब भी परिमेय रहेगा। हो गया क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हाँ, परिमेय क्यों होगा ये भी हम लोग को जानना है, क्योंकि हम लोग जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो सभी क्या होते हैं, परिमेय होते हैं। तो इस टाइप के डेसिमल को भी हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और इसी टाइप के डेसिमल को भी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखा जाता है, तो अगर शांत दशमलव है, अगर शांत है तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे और 100 से भाग करेंगे। तो जब 100 से गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 100 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर बट्टा में 100 हो गया। 25 से काटेंगे तो हो जाएगा 1/4। अब इस प्रकार के डेसिमल को परिमेय संख्या के रूप में यानी P/Q के रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं, जो भी रिपीट होता है उसको लिख देते हैं अंश में, और जितने डिजिट रिपीट होते हैं उतने 9 से डिवाइड कर देते हैं। तो 60 में हम लोग इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अगर 3 से काटा जाए तो हो जाएगा 1, और ये कितना होगा, 3 होगा, यानी 1/3। यानी यह भी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और यह भी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो दोनों क्या होंगे, परिमेय होंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए। हाँ, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि दिए गए चित्र में, इसमें चित्र बना नहीं है, अभी बना के देख लेते हैं। क्या बोल रहा है कि दिए गए चित्र में PAB वृत्त की छेदक रेखा और PT स्पर्श रेखा है। तो अगर इसका फिगर बनाया जाए तो कुछ ऐसा होना चाहिए, ये हो गया वृत्त, ये क्या है, वृत्त है। और इसमें कह रहा है कि जो PAB है वह वृत्त की छेदक रेखा है। तो छेदक रेखा है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं P है, इसको मान लेते हैं A है, और इसको मान लेते हैं B है। और दूसरा क्या बोल रहा है, और PT क्या, स्पर्श रेखा है, जो PT है वह स्पर्श रेखा है, ये हो गया PT। इसमें PT का मान है 5, PT का मान कितना है, PT का मान है 5, ये 5 हो गया, PT का मान 5 हो गया। उसके बाद से और क्या दिया है, PA का मान कितना है, PA का मान है 3, PA का मान कितना है, 3 है। और AB की माप हम लोग को ज्ञात करनी है। तो इसके लिए एक फार्मूला है, थियरम में हम लोग प्रूव कर चुके हैं क्लास 10th में। इसमें क्या करते हैं कि इसका और इस पूरे का गुणनफल, यानी इसका और इसका जो गुणनफल होगा वो किसके बराबर होगा, इसके स्क्वायर के बराबर होगा। यानी जो PT स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, ये हो जाता है PA इंटू PB के बराबर होगा, PA इंटू PB के बराबर होगा। यहाँ से अगर हम लोग इसमें मान रखें तो PT का मान कितना है, 5 है, PT का मान कितना होगा, 5 होगा, 5 के स्क्वायर कर देंगे। फिर उसके बाद से PA का मान कितना है, 3 है, PA का मान हो जाएगा 3। अब चूंकि PB का मान पता नहीं है तो इसको 2 टुकड़ों में हम लोग तोड़ सकते हैं। किसमें किसमें, इसको हम लोग लिख सकते हैं PA प्लस क्या होगा, AB होगा। क्या हो जाएगा, PA प्लस AB होगा। इधर अगर हम लोग 5 के स्क्वायर करें तो 25 होगा, 5 के स्क्वायर 25 होगा, बराबर हो जाएगा 3 गुणे PA का मान कितना है, 3 है, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3B, ये कितना होगा, 3B होगा। या 25 बराबर हो जाएगा 3 और 3 का गुणा कर दिया जाए तो होगा 9, और प्लस यहाँ पर 3 और 3 का, हाँ यहाँ पर 3AB नहीं है, यहाँ पर क्या है, AB है, सिर्फ क्या है, ये है सिर्फ AB, 3 प्लस ये है AB। अब अगर 3 का गुणा किया जाए तो 3 और 3 का गुणा करेंगे तो 9 होगा, फिर 3 का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 3AB। कितना हो जाएगा, ये 3AB होगा। 9 को अगर इधर भेजा जाए तो 25 में से 9 घटेगा और बचेगा 16, और इधर क्या होगा, इधर हो जाएगा कितना, 3AB बचेगा। यहाँ पर क्या होगा, इधर हो जाएगा 3AB। अब यहाँ से अगर हम लोग को AB का मान ज्ञात करना है तो होगा 16/3। कितना हो जाएगा, ये 16/3 होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन C सही है। हो गया क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि कोण DAC बराबर 32 अंश और कोण AOB बराबर 70 अंश हो
तो DBC बराबर है, यानी DBC का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग को बनाना पड़ेगा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या बनाना है? समांतर चतुर्भुज बनाना है। तो मान लेते हैं समांतर चतुर्भुज है ABCD। समांतर चतुर्भुज है ABCD। ये हो गया A, ये हो गया B, ये C हो गया और ये हो गया D। इसमें कह रहा है इसके जो विकर्ण AC और BD हैं वह बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। जो इसके विकर्ण है AC और BD वह बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसको मान लेते हैं कि बिंदु O है। बिंदु O हो गया। इसमें DAC का मान है 32 अंश। DAC इसका मान है 32 अंश। कितना मान है इसका? इसका मान है 32 अंश। उसके बाद से फिर AOB का मान कितना है? AOB का मान है 70 अंश। इसका मान है 70 अंश। ये हो गया 70 अंश। इसको O बना देते हैं। उसके बाद से पूछ रहा है कि DBC बराबर है DBC, यानी इसका मान हम लोग को ज्ञात करना पड़ेगा। DBC का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि जो कोण यहाँ पर होगा वही कोण यहाँ पर भी होगा, क्योंकि दोनों क्या है? एकांतर कोण हैं। अगर यह 32 अंश है तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 32 अंश। 32 अंश हो गया। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि जो सीधी रेखा है ये क्या बना रहा है? रेखा युग्म बना रहा है। क्या बना रहा है? रेखा युग्म। तो अगर यह 70 है तो इन दोनों का योगफल होना चाहिए 180। कितना होना चाहिए? 180 अंश होना चाहिए। या ऐसे समझे, अगर इसको हम लोग यक्ष मान लेते हैं तो एक और तरीका है। ये चूंकि इस त्रिभुज का बहिष्कोण है, तो जो 70 होगा इन दोनों के योगफल के बराबर होगा। यानी जो 70 होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? यक्ष प्लस 32 के बराबर होगा। यहाँ से अगर हम लोग यक्ष का मान निकालना चाहें तो 70 माइनस 32 होगा। 70 में से अगर 32 घटा दिया जाए कितना आएगा? 10 में से 2 घटाएंगे 8 होगा। यहाँ पर बचा है 6, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 होगा। कि कौन सा ऑप्शन सही है? C ऑप्शन इसमें सही है। हो गया क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि यदि a raised to power m raised to power n is equal to a raised to power m का होल पावर n हो तो m का मान निम्नलिखित में से क्या होगा? तो सबसे पहले तो इसको लिख लेते हैं। क्या बोला है? a raised to power m raised to power n है। उसके बाद से इधर क्या दिया है? इधर दिया है a raised to power m का होल अपान है n। ये हो गया। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें तो इधर वाला तो ऐसे ही रहेगा, यानी m पे पावर n ही होगा। लेकिन इधर वाले में हम लोग क्या कर सकते हैं? चूंकि ब्रैकेट लगा हुआ है उसके ऊपर पावर लगा है तो इन दोनों का गुणा कर सकते हैं। तो a पे पावर हो जाएगा mn। कितना होगा? ये mn होगा। अब चूंकि दोनों के बेस समान है तो जो पावर्स होंगे वो भी बराबर होंगे। तो कंपेयर किया जाए तो m रेज टू पावर n इज इक्वल टू होगा mn। ये कितना होगा? mn होगा। अब हम लोग क्या करेंगे? चूंकि m का मान ज्ञात करना है, इसमें m का मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? m से डिवाइड करेंगे दोनों साइड को। अगर m से दोनों साइड को डिवाइड करते हैं तो m रेज टू पावर इसमें से क्या होगा? एक घात कम होगा। अगर हम लोग इसको ऐसे लिखे m रेज टू पावर n अपान m तो क्या होगा? इधर बचेगा n। अब चूंकि m से डिवाइड किया जा रहा है तो जो पावर्स होगा उसमें से एक कम हो जाएगा। तो क्या बचेगा? m पे पावर हो जाएगा n माइनस m। क्या होगा? m पे पावर होगा n माइनस m इक्वल टू इधर क्या बचा है? इधर बचा है n। या अगर हम लोग को m का मान ज्ञात करना है, एक मिनट, यहाँ पर क्या करना है? -1 करना है। यहाँ पर क्या होगा? -1 होगा। चूंकि एक पावर कम हुआ है तो क्या बचेगा? m पे पावर होगा n माइनस 1। अब यहाँ से अगर हम लोग को m का मान ज्ञात करना है तो जो पावर होगा उसको भेजना पड़ेगा इस साइड में। इस साइड में जब पावर्स को भेजेंगे तो m इक्वल टू हो जाएगा n पे पावर होगा 1 अपान n माइनस 1 होगा। कौन सी वैल्यू होगी इसमें? यहाँ पर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन सही होगा। इसमें थोड़ा सा लिखने में ऊपर नीचे कर दिया है। इसका मतलब क्या है? n पे पावर है 1 अपान n माइनस 1 है। हो गया क्लियर? अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि व्यंजक, ये व्यंजक दे दिया है, इसका मान हम लोग को ज्ञात करना है। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 5 से कम 5 में से 1 घटेगा 4 बचेगा।
यानी हो जाएगा 4/5 गुणे, फिर 6 कम 6, 6 में से कटेगा तो क्या बचेगा 5/6 बचेगा, फिर गुणे यहाँ पर क्या होगा, ऐसे यहाँ पर हो जाएगा 6/7 होगा, गुणे ऐसे ही लास्ट में हम लोग कहाँ तक पहुँचेंगे, लास्ट में आ जाएगा 99/100 होगा, 99 बटा कितना होगा 100 होगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि 5 से ये वाला 5 कट गया, फिर इस 6 से ये वाला 6 कट गया, इसी तरह से जितने भी पद होंगे बीच वाले वो सभी के सभी कट जाएंगे और लास्ट में क्या बचेगा, लास्ट में हम लोग के पास अगले वाले का अंश और लास्ट वाले का हर मिलेगा, तो ऊपर हो जाएगा 4 और नीचे यानी हर में कितना होगा 100 होगा। कितना बचा 4/100। अगर 2 से दोनों को काट दिया जाए, 4 से अगर दोनों को काट दिया जाए तो ऊपर वाला हो जाएगा 1 और नीचे वाला होगा 25, यानी ये हो जाएगा 1/25। हो गया क्लियर। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 हो तो यह सत्य है कि, इसमें से हम लोग को ऑप्शन चूज करना है। तो एक बात हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी कोई संख्या 1 से बड़ी होती है तो जब उस पर हम लोग पॉजिटिव पावर लगाते हैं तो संख्या और बड़ी होती है। 1 से अगर बड़ी संख्या है तो उस पर पॉजिटिव पावर लगाएंगे तो संख्या और बड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर कोई संख्या 0 से 1 के बीच में है और उस पर अगर हम लोग पॉजिटिव पावर लगाते हैं तो संख्या क्या होती है, और छोटी हो जाती है। तो चूंकि इसमें क्या बोल रहा है कि जो संख्या है वह 0 और 1 के बीच में है, इसका मतलब जितना ही अधिक पावर लगाएंगे संख्या उतना ही छोटी होती जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इस ऑप्शन में देखा जाए, इसमें क्या बोल रहा है कि अगर x पर 101 पावर लगाया गया है और x पर 100 पावर लगाया गया है तो ये वाला बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि संख्या अगर 0 और 1 के बीच में है तो जितना ही पावर लगाएंगे संख्या उतना ही छोटी होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। इसमें ये वाली संख्या बड़ी होगी और ये वाली संख्या छोटी होगी, क्योंकि जितना ही अधिक पावर होगा, इसमें पावर 100 है और इसमें पावर क्या है 101 है, तो पावर बड़ा है तो संख्या क्या होगी, छोटी होगी, संख्या छोटी होगी। कब ऐसा होता है, जब जो बेस हो वह 0 और 1 के बीच में हो, तब ऐसा होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। क्या करना है, मूलधन का 2/5 ब्याज चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि जो ब्याज होता है वो किसके बराबर होता है, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वह किसके बराबर होता है, तो P इंटू टी इंटू आर अपान हो जाता है 100। इसमें बोल क्या रहा है कि जो ब्याज है वह मूलधन का 2/5 है, यानी जो सिंपल इंटरेस्ट है वह मूलधन का कितना है 2/5 है, बराबर P की वैल्यू P ही रहने देते हैं क्योंकि हम लोग को P के बारे में पता नहीं है। उसके बाद से समय कितना है, समय हम लोग को ज्ञात करना है, तो समय यहाँ पर T लिख देते हैं। R का मान कितना है 8% है, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे, बट्टा में हो जाएगा ये 100। P से P कट गया, P से P कट गया। अब हम लोग को क्या करना है, T का मान ज्ञात करना है। तो अगर हम लोग इसको 4 से काटे तो यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर कितना होगा, ये हो जाएगा 25। कितना होगा, ये 25 होगा। उसके बाद से फिर 5 से अगर हम लोग काट देते हैं 25 को तो 5 कट गया और इधर क्या बचेगा, इधर 5 बचेगा, यानी इधर क्या बचा है T इंटू 2/5 है और इधर कितना है 2 है। अब यहाँ से अगर हम लोग 2 से काटें 2 को तो ये भी कट गया, 5 नीचे बचा, इसको इधर भेज देंगे तो T का मान हो जाएगा 5। T का मान कितना होगा 5 होगा, यानी 5 वर्ष समय लगेगा इतना ब्याज प्राप्त करने के लिए। हो गया क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 33,275 को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन हो। तो सबसे पहले तो जो संख्या दिया गया है उसका क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड ज्ञात करेंगे। और गुणनखंड में क्या होना चाहिए, चूंकि हम लोग को पूर्ण घन चाहिए, क्या चाहिए, पूर्ण घन चाहिए, तो जो भी फैक्टर मिलेंगे वह 3-3 के जोड़े के रूप में प्राप्त होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उसी नंबर से क्या करेंगे, गुणा करके और 3-3 संख्या प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, जो संख्या दी गई है उसका 33,275, इसका तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 33,275 हो गया। तो सबसे पहले अगर हम लोग 5 से काटें, 5 से कितनी बार में जाएगा, 5 छक्के 30,
6 बार में चला गया, 3 बचा, ये हो जाएगा 32, फिर 5 छक्के 30 होगा, फिर 2 बचा 27 हो गया, 5 25 होगा, फिर से 2 बचा 25 हो जाएगा, 5 25 होगा। फिर से अगर हम लोग 5 से काटे इसको तो 5 एकम 5 हुआ, 1 बचा, 5 तिहाई 15, फिर से 1 बचा, फिर 5 तिहाई 15 होगा, और यहाँ पर हो जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो गया। अब तो 5 से नहीं कटेगा, 3 से अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 3 3 6, 6 2 8, यानी 3 से तो नहीं कटेगा। अगर 7 से काटा जाए तो 7 एकम 7 बचा 6, 7 नंबर 63, 7 से भी नहीं कटेगा। ये किससे कटेगा, अगर 11 से काटा जाए, 11 से कटना चाहिए, 11 कम 11, कितना बचा, 2 बचा है। फिर उसके बाद से 11 दूना 22, 11 कम 11 कितना बचा, 2 बचा, ये हो गया 23, 11 दूना 22, यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा, ये हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा 11, 11 कम फिर से 11 होगा। फिर से अगर हम 11 से काटें तो 11 बार में कटेगा, फिर से 11 से काटा जाए तब कितनी बार में कटेगा, ये फिर से 1 बार में ये चला जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसमें 3 3 का जोड़ा होना चाहिए। अगर 3 3 का जोड़ा नहीं है तो क्या करेंगे, मतलब यहाँ पर अगर 3 का जोड़ा बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 5 से गुणा करना पड़ेगा। इसका तो जोड़ा बन जा रहा है, 3 3 का जोड़ा 11 का तो बन जा रहा है, लेकिन अगर 5 का जोड़ा बनाना है तो किससे गुणा करना चाहिए, 5 से गुणा करना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। हो गया क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि पी स्क्वायर माइनस 8p प्लस 12 व पी स्क्वायर प्लस 4p माइनस 12 का महत्तम समापवर्तक p माइनस ए हो तब a का मान होगा। तो अगर महत्तम समापवर्तक है p माइनस ए, इसका मतलब क्या होगा कि p माइनस ए से दोनों को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आना चाहिए, यानी p माइनस ए क्या होगा, दोनों का फैक्टर होगा। तो दोनों का अगर फैक्टर है तो p के स्थान पर अगर हम लोग a रखें, p के स्थान पर अगर हम लोग a रखें तो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। रिमाइंडर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। रखा जाए p के स्थान पर अगर इसमें हम लोग a रखते हैं तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, इसमें a रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 8p प्लस यहाँ पर हो जाएगा 12 बराबर 0 होगा। फिर इसमें अगर हम लोग देखें p के स्थान पर a रखें तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, क्या होगा, ए स्क्वायर होगा, यहाँ पर क्या होगा प्लस 4p, कितना हो गया प्लस 4p, और यहाँ पर हो गया माइनस 12 बराबर होगा 0। फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। क्या करना है, किसका मान ज्ञात करना है, हम लोग को a का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। विलोपन विधि का प्रयोग करने के लिए सेकेंड वाले में से फर्स्ट वाले को घटा देंगे। क्या करेंगे, सेकेंड वाले में से फर्स्ट वाले को घटा देंगे। तो घटाएंगे तो ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटेगा, 0 हो गया। फिर 4p में से अगर माइनस 8p घटा दिया जाए तब कितना होगा, ये हो जाएगा 12p होगा। 4p में से माइनस 8p घटाना है, तो घटाना है तो जो घटाया जा रहा है उसका साइन चेंज होगा, यानी ये हो जाएगा प्लस 8p। तो 4p और प्लस 8p कितना हो जाएगा, 12p होगा। फिर 12 में से अगर 12 घटाएंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये कितना होगा, निगेटिव होगा। तो माइनस 12 और माइनस 12 कितना होगा, 24 होगा, बराबर हो गया 0। या 12 से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो p माइनस 2 बराबर होगा 0। तो p का मान कितना होगा, p का मान हो जाएगा 2। p का मान तो मिल गया, लेकिन हम लोग को ज्ञात करना है a का मान। a का मान कैसे निकालेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में अगर a का मान p का मान रख दिया जाए तो a का मान भी हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर हो गया, फिर माइनस 8 इंटू पी, पी का मान कितना है, पी का मान है 2, फिर प्लस 12 बराबर हो जाएगा 0। तो ए स्क्वायर 8 और 2 का गुणा करेंगे माइनस 16 प्लस 12 बराबर हो गया 0। 16 और 12 माइनस 16 और 12 को ऐड करेंगे तो 16 में से 12 घटेगा और कितना बचेगा, ए स्क्वायर माइनस 4 इजकल टू हो गया 0। तो ए इजकल टू कितना होगा, ए स्क्वायर इजकल टू कितना होगा, 4 होगा। तो ए इजकल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 2 होगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, प्लस 2 भी होना चाहिए और माइनस 2 भी होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, ये वाला भी सही दिख रहा है और ये वाला भी सही है। लेकिन हम लोग को यह भी ध्यान देना है कि जो गुणनखंड है वो निगेटिव ना हो। तो अगर p का मान 2 लिया जा रहा है, p का मान 2 लेते हैं और a का मान अगर माइनस 2 ले लेते हैं,
ए का मान अगर -2 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग पी का मान 2 लेते हैं, इसके लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन ए के लिए 2 चांस बन रहे हैं, +2 और -2। तो +2 अगर रख दिया जाए ए का मान, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। और 0 तो नहीं होना चाहिए, यानी जो p माइनस ए का मान है वह 0 नहीं होना चाहिए, यानी जो मौसा है वह 0 नहीं होता है। तो इसलिए जो ए की वैल्यू +2 है वो तो रिजेक्ट हो गई, यानी ए का मान +2 नहीं हो सकता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा तब, -2 वाला ऑप्शन सही होगा। ये वाला गलत है, कौन सा सही होगा, -2 होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हम लोग ए का मान +2 ले लेते तो 2 - 2 = कितना हो जाता है, 0 हो जाता। और HCF का भी 0 नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, इसमें क्या बोल रहा है कि बहुपद x³ - 6x² + 11x - 6 के गुणनखंड है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमाइंडर थ्योरम से ये या फैक्टर थ्योरम से कर सकते हैं इसको, या ग्रुपिंग करके भी इसका मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, इसका गुणनखंड कर सकते हैं। तो ग्रुपिंग कैसे करेंगे, तो लास्ट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो लिखेंगे -6, क्या होगा, -6 होगा। 11x को लिख सकते हैं 6x और +5x, क्या हो जाएगा, 6x और +5x होगा। उसके बाद से जो -6x² है उसको इस रूप में लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं, -5x², और इधर क्या बचेगा, इसमें अभी 6 था, -6x² था, जिसमें से -5x² लिख दिए, कितना बचा अभी -x² है, ये भी लिख देंगे। लास्ट में क्या लिखेंगे, x³ लिखेंगे, x³ हो गया क्लियर। ग्रुपिंग किया जा रहा है, जो 11 था उसको तोड़ दिए हैं 6 और 5 में, और जो -6 था उसको हम लोग तोड़ दिए हैं -1 और -5 में। अब इन दोनों में अगर कॉमन देखा जाए तो इन दोनों में कॉमन कितना हो जाएगा, x² अगर कॉमन ले लें तो बचेगा x - 1, क्या बचेगा, x - 1 बचेगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, -5x है, तो -5x कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पर कितना बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पर बचेगा -1। फिर इन दोनों में अगर हम लोग +6 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x - 1, क्या बचेगा, x - 1 बचेगा। सभी में कॉमन देख रहे हैं कि x - 1 है, तो सभी में से कॉमन ले लेंगे x - 1, तो क्या बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा x², यहाँ पर बचेगा -5x, और यहाँ पर हो जाएगा 6x, कितना होगा ये 6x होगा, 6 बचेगा, क्या बचेगा 6 बचेगा। यहाँ पर होगा सिर्फ 6, क्या होगा 6 होगा। यहाँ पर क्या बचा, x - 1 है, तो x - 1 को तो ऐसे ही लिखना ही पड़ेगा। अब इसको अगर हम तोड़े द्विघात के रूप में तो जोड़ने या घटाने पर -5 आना चाहिए और गुणा करने पर 6 आना चाहिए, तो क्या क्या होगा, -3 और -2 होंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं x² -2x -3x +6, ये हो गया। या इसी को लिख सकते हैं x - 1 इंटू, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन मिल रहा है x, तो बचेगा x - 2, क्या बचेगा, x - 2 बचेगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें -3, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचा x, और यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे 6 को, तो हो जाएगा -2, ये हो गया। अब इन सब में अगर हम लोग कॉमन लें तो x - 1 तो था ही, इन सब में कॉमन मिलेगा x - 2, तो बचेगा क्या, इसमें बच रहा है x और इसमें बचेगा -3, x - 3। कौन सा ऑप्शन सही होगा, जिसमें x - 1 x - 2 और x - 3 दिया हो वो वाला ऑप्शन सही है। कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखा जाए। इसमें क्या बोल रहा है कि समीकरण जिसके मूल p - q अपान p + q और -p + q अपान p - q है होगा। तो सबसे पहले तो अगर हम लोग को बहुपद बनाना है तो हम लोग को पता होना चाहिए किसके बराबर होता है, अगर मूल का मान अल्फा और बीटा है तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू होना चाहिए 0। हम लोग को बहुपद बनाना है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, समीकरण बनाना है। अब क्या करना पड़ेगा, हम लोग को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करके रखना पड़ेगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, अल्फा का मान ये वाला है, ये किसका मान है, यह अल्फा का मान है, और ये किसका मान है, यह बीटा का मान है। तो अल्फा प्लस बीटा का अगर मान ज्ञात किया जाए,
कितना मिलेगा, ये हो गया p माइनस क्यू अपान p प्लस क्यू। फिर यहाँ पर प्लस है लेकिन इसमें माइनस मिल रहा है, तो प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस ही होगा। p प्लस क्यू अपान में हो जाएगा p माइनस क्यू। सॉल्व किया जाए इसको, तो इसका गुणा अगर इसमें किया जाए तो क्या मिलने वाला है, ये हो जाएगा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस में p प्लस क्यू का होल स्क्वायर होगा। नीचे दोनों का गुणा कर देंगे तो पहले ब्रैकेट में p प्लस क्यू होगा, दूसरे में p माइनस क्यू होगा। p प्लस क्यू और इंटू हो जाएगा p माइनस क्यू। ऊपर अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या मिलने वाला है, इसका विस्तार करेंगे तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq। इसका अगर हम विस्तार करें तो क्या होगा p स्क्वायर, और चूंकि आगे माइनस भी है तो आगे माइनस भी लगाते रहना है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और हो जाएगा माइनस pq। क्या होगा यहाँ पे माइनस 2pq होगा, माइनस 2pq अपान नीचे क्या होगा, नीचे हो जाएगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। p स्क्वायर से p स्क्वायर कट गया, q स्क्वायर से q स्क्वायर कट गया। क्या बचा है, यहाँ पर है माइनस 2pq और यहाँ पर भी है माइनस 2pq। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 2pq अपान में हो जाएगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये किसका मान है, अल्फा प्लस बीटा का मान है, अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया। अब यदि अल्फा इंटू बीटा का मान निकाला जाए तब क्या मिलने वाला है, अल्फा इंटू बीटा इजकल टू होगा, अल्फा का मान है p माइनस क्यू अपान p प्लस क्यू और बीटा का मान कितना है, माइनस में p प्लस क्यू अपान p माइनस क्यू है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो p माइनस क्यू है उससे p माइनस क्यू कट जाएगा और p प्लस क्यू से p प्लस क्यू कट गया। क्या बचेगा, यहाँ पर सिर्फ बचेगा -1। क्या बच रहा है, -1 बच रहा है। तो इसमें अगर हम लोग मान रखें दोनों का तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस है और यहाँ से भी माइनस प्राप्त हो रहा है, यहाँ से भी माइनस मिल रहा है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। यानी यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2pq अपान में होगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर छूट गया था, क्या हो जाएगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू यक्स, और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना मिला है, -1 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब यदि हर को समाप्त करना है तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका गुणा अगर इसमें किया जाए तो मिलेगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू हो जाएगा यक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचा, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो क्या होगा, ये कट जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2pq इंटू यक्स। फिर इसी का गुणा -1 में करेंगे तब कितना मिलेगा, p स्क्वायर का गुणा अगर -1 में करते हैं तो हो जाएगा माइनस p स्क्वायर, और q स्क्वायर का गुणा अगर -1 में करते हैं तो हो जाएगा ये प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, पहला ऑप्शन सही है। हाँ, एक बात और ध्यान देना था इसमें कि यहाँ पर जो -2pq था और यहाँ पर -2pq है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, -4pq होगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी 4pq लिखेंगे और यहाँ पर भी 4pq होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें ऑप्शन ए सही है। हो गया क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक मासिक परीक्षा में 16 विद्यार्थियों के गणित में प्राप्तांकों का बहुलक होगा। इसमें क्या दे दिया है, इसमें आंकड़े दे दिए गए हैं, किसको कितना नंबर मिला है, और हम लोग को बहुलक बताना है। तो बहुलक क्या होता है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार होती है वही क्या होता है, बहुलक होता है। तो यहाँ पर देखा जाए 0 की तो 0 2 बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, 2 भी 2 बार आ रहा है, 3 3 बार आ रहा है, 4 4 2 बार आ रहा है, 5 कितनी बार आ रहा है, 5 आ रहा है 4 बार, 6 आ रहा है 2 बार, 7 1 बार और 8 भी एक ही बार आ रहा है। तो सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, सबसे अधिक बारंबारता है 5 की। तो बहुलक इसमें क्या होगा, 5 होगा। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। इसमें बोल रहा है कि यदि x रेज़ टू पावर 2x प्लस 1 माइनस 3 रेज़ टू पावर x इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर x प्लस 3 माइनस 3 स्क्वायर हो तब x का मान होगा।
क्या करना है हम लोग को, इसमें यक्स का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो इसको अगर हम लोग तोड़ के लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2x, 2x और इंटू में हो जाएगा 3। क्यों? क्योंकि इस पर पावर 1 है। अगर समान बेस है तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, दोनों को जोड़ने पर 2x प्लस 1 मिलेगा। फिर यहाँ पर हो गया माइनस 3x, 3 रेज़ टू पावर x होगा। क्या होगा ये, 3 रेज़ टू पावर x होगा। यहाँ पर हो गया पावर x इक्वल टू, इसको भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 पे पावर हो जाएगा x इंटू 3 पे पावर होगा 3, इस रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि अगर बेस बराबर है तो x और 3 को जोड़ देंगे तो x प्लस 3 होगा। यहाँ पर 3 का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -9 होगा। इतना हो गया। यहाँ पर जो 3 रेज़ टू पावर 2x है उसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर x का होल स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ पर 3 पे पावर 1 है तो इसको हम लोग 3 लिखेंगे, ये हो गया 3। फिर माइनस यहाँ पर क्या होगा, 3 रेज़ टू पावर x होगा। यहाँ पर क्या होगा, 3 का अगर हम लोग क्यूब कर देते हैं तो ये हो जाएगा 27, 27 इंटू 3 रेज़ टू पावर हो जाएगा x माइनस 9। अब यदि हम लोग 3 रेज़ टू पावर x को t मान लेते हैं, यदि 3 पे पावर x को क्या मान लेते हैं, अगर t मान लेते हैं तो क्या मिलने वाला है, यहाँ पर हो जाएगा 3t स्क्वायर। क्या होगा, 3t स्क्वायर होगा। माइनस यहाँ पर क्या होगा, t होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 27t और माइनस होगा 9। पक्षांतर अगर किया जाए तो क्या मिलने वाला है, 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर माइनस t है और इधर 27t को जब इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -27t और -9 को जब इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +9 बराबर 0। क्या बचेगा, +9 बराबर हो जाएगा 0। या इसी को अगर हम लोग, ये वैसे टूटा हुआ है फिर से तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि -1 और -27 को जोड़ा जाए तो कितना होगा, -28 होगा। तोड़ने की भी जरूरत नहीं है। और इन दोनों का गुणा किया जाए तो 3 और जो 9 का गुणनफल 27 आ रहा है उसके बराबर होगा। 3 दोनों में अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं t अगर कॉमन लिया जाता है तो क्या बचने वाला है, यहाँ पर बचेगा, कितना बचेगा, ये बच जाएगा 3t और यहाँ पर बचेगा -1। इन दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं, इन दोनों में हम लोग कॉमन लेंगे -9 तो क्या बचने वाला है, यहाँ पर बचेगा 3t, क्या बचेगा 3t और यहाँ पर बचेगा -1 इक्वल टू 0। इतना हो गया। दोनों में कॉमन है 3t -1, दोनों में कॉमन क्या है, 3t -1 है तो क्या बचने वाला है, यहाँ पर बचेगा t -9 इक्वल टू 0। अब यहाँ से t के 2 मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कैसे ज्ञात करेंगे, अगर इसको 0 किया जाए तो कितना मिलने वाला है, 3t इक्वल टू होने वाला है 1, या t इक्वल टू कितना होगा, t इक्वल टू हो जाएगा 1/3। लेकिन t की वैल्यू हम लोग कितना माने थे, t की वैल्यू माने थे 3 पे पावर x और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 पे पावर -1 के रूप में लिख सकते हैं। अब यदि कंपेयर कर दिया जाए तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -1 होगी। इतना हो गया। दूसरा मान क्या हो सकता है, t -9 बराबर भी 0 हो सकता है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, t बराबर मिलेगा 9, या t का मान रखेंगे 3 पे पावर x और यहाँ पर 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। तो अगर तुलना कर दिया जाए तो x का मान क्या होगा, x का मान हो जाएगा 2, x का मान क्या होगा, 2 होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, जिसमें x का मान -1 है और दूसरा मान क्या है, 2 है। एक मान है -1 और दूसरा मान क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। हो गया 110 क्वेश्चन नंबर पा गए हम लोग, यानी अभी तक हम लोग 20 क्वेश्चन कर चुके हैं और टाइम बहुत अधिक हो रहा है इसलिए हम यहीं पर बंद करेंगे। धन्यवाद। चैनल को